ग्रेविटेशन, ठीक है, PYQ कर रहे हैं जेई के। तो चलो वही पैटर्न है, 8 क्वेश्चन कराएंगे, एक लिमिटेड टाइम है तो उसमें 8 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं इसको, पहले क्वेश्चन को। अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस a, सॉलिड स्फीयर है, मास m है, रेडियस है a, इज सराउंडेड बाय ए यूनिफॉर्म कंसेंट्रिक शेल, सेल समझते होगे, ऑफ थिकनेस 2a एंड मास 2m, ठीक। यानी कि सिचुएशन क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, ये मान लिया एक सॉलिड स्फीयर, ये रहा आपका एक सॉलिड स्फीयर इस तरीके से, ठीक। अब इसका मास कितना है भाई m, और इसका रेडियस कितना दे रखा है इन्होंने हमें, a दे रखा है, a मान लो इसका क्या है रेडियस, इसको मैंने ऐसे बना दिया a रेडियस। ये एक कंसेंट्रिक सेल से कवर्ड है जिसकी थिकनेस है 2a। अब सोचो ये शेल से कवर्ड है, शेल मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर है और उसकी थिकनेस 2a है, a रेडियस तो यही हो गया, तो थिकनेस अगर 2a है तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, 2a क्या हो गई थिकनेस, तो रेडियस कितनी हो गई उसकी 3a, यहां से यहां तक की रेडियस कितनी है 3a, ठीक है। और ये क्या है पूरा आपका शेल इस तरीके से। द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस 3a फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 3a डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। मान लो ये कोई पॉइंट होगा यहां पर निकालनी है। अब यहां किस किस की वजह से होगा भाई, अच्छा, और शेल का मास भी दे रखा है, कितना मास दे रखा है शेल का 2m। इस P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड किस किस की वजह से होगा भाई, स्फीयर की वजह से और किसकी वजह से, शेल की वजह से। अब वही वाला कंसेप्ट लगाते हैं, जब हम किसी स्फेरिकल बॉडी के बाहर होते हैं तो हम उस पूरी स्फेरिकल बॉडी को पॉइंट मास मान सकते हैं उसके सेंटर पे। तो पहले स्फीयर की वजह से देखते हैं, ये पॉइंट जो P पॉइंट है पूरी बॉडी के क्या है, स्फीयर के बाहर है, तो हम इस पूरे पॉइंट का सेंटर कहां मान लेंगे, मास कंसंट्रेटेड m पे मान लेंगे। तो कितना आ जाएगा gm बाई, मास कितना है इसका ये, और डिस्टेंस कितना हो गया 3a, तो gm बाई आर स्क्वायर की जगह gm बाई 3a स्क्वायर प्लस। अब शेल पे आते हैं, ध्यान से देखना पॉइंट दे रखा है 3a पे, यानी सरफेस पे ही है, जस्ट बाहर है सरफेस के, सरफेस के अगर जस्ट बाहर है तो शेल को भी कहां मान सकते हैं, किसी बॉडी के जस्ट बाहर होते हैं तो पूरी बॉडी को उसके सेंटर पे मान सकते हैं, तो शेल को भी कहां मान सकते हैं उसके सेंटर पे, तो शेल को भी मान लिया। लेकिन शेल का मास कितना है g इंटू 2m अपॉन, फिर से डिस्टेंस कितना है, उसको पूरे मास को सेंटर पे माना तो कितना डिस्टेंस हो गया 3a स्क्वायर, तो ये कितना आ गया इसको थोड़ा सॉल्व करो, 3a का होल स्क्वायर, तो gm अपॉन 9a स्क्वायर प्लस 2gm अपॉन 9a स्क्वायर, सो 3gm बाई 9a स्क्वायर आएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट विल कम आउट टू बी gm अपॉन 3a स्क्वायर, सो दिस वन इज योर आंसर, ठीक है। बस एक कंसेप्ट यूज हो रहा है, बॉडी के बाहर होते हैं तो पूरी बॉडी के मास को उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं ये। लेकिन याद रखना जब आप ग्रेविटेशन वगैरह ये कैलकुलेट करते हो किसी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सब ये चीजें, ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करते हो किसी बॉडी का, तो ये जो चीजें होती हैं कि हम पूरी बॉडी को उसके सेंटर पे मान सकते हैं, ये वैलिड होती हैं स्फीयर, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, स्फीयर के लिए, शेल के लिए। कोई रॉड वगैरह दे रखी हो तो उसके लिए वैलिड नहीं होंगी ये, ठीक है, उसमें हमें फिर इंटीग्रेशन करना पड़ता है। चलो खैर आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। इस सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग, एक सैटेलाइट है भाई, घूम रही है, ये घूम रहा है कोई सैटेलाइट, उपग्रह, ये सैटेलाइट घूम रही है, बीच में हमारा कहीं क्या होगा, अर्थ होगा। A satellite is revolving at a circular orbit at a height h from the earth surface, अर्थ के सरफेस से h हाइट पे घूम रही है, यहाँ पे दे रखा है h की वैल्यू r से बहुत कम है, यानी अर्थ के बहुत पास घूम रही है। यहाँ पे कहीं हमारा अर्थ है बहुत पास, यानी जो h की सैटेलाइट की जो हाइट है वो कोई ज्यादा नहीं है, बहुत कम है अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में, बहुत ज्यादा कम, ये रेडियस r। तो उन्होंने हमें ये बोल रखा है the minimum energy in its orbital velocity required so that the satellite could escape from the gravitational field, सैटेलाइट को यहां से भगाना है, ऐसे दूर भेजना है कि कभी वापस ना आए, एस्केप कराना है। सोचो किसी चीज को अगर एस्केप कराना होता है तो उसे कौन सी, लगभग अर्थ के पास है ये गैप थोड़ा ज्यादा बना दिया है मैंने, ये एक्चुअल में गैप कितना बनेगा, इससे भी क्या बनेगा
कम बनेगा। अर्थ के सरफेस के बहुत पास है, अर्थ के सरफेस के अगर बहुत पास है तो यहां कहीं घूम रही होगी, ये रही, ये एच की वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू आर। अब ये सैटेलाइट आपकी घूम रही है, तो ये रही आपकी सैटेलाइट। अब इसे क्या कराना है, एस्केप, तो एस्केप कराना है तो क्या दे दो, एस्केप स्पीड दे दो। एस्केप स्पीड दे दी हमने। अब पहले एक चीज देखते हैं, इसकी खुद की भी तो कुछ स्पीड रही होगी पहले कितनी स्पीड रही होगी इसकी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये रेड कलर व्हाइट कलर से बनी है, ये इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है vo, और जो अब आप देने वाले हो वो कितनी है, ve। उन्होंने क्या पूछा है, द मिनिमम इंक्रीज इन इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, कितनी इंक्रीज कर दी जाए ऑर्बिटल वेलोसिटी ताकि वो एस्केप हो जाए। पहले से उसके पास कितनी थी, vo, और अब आपने कितनी दे दी, va। तो इनिशियली उसके पास vo थी, इनिशियली vo, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, वो सैटेलाइट जो अर्थ के पास घूमती है उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, √gr, ठीक है। और अब हम देखें कि एस्केप, फाइनली हमें क्या कराना है उसको, एस्केप, तो एस्केप स्पीड हमें पहले से पता है कितनी है, √2gr। अब उन्होंने क्या पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने ये पूछा हुआ है कि भाई कितनी ज्यादा स्पीड देनी है आपको, कितनी एक्स्ट्रा देनी है, तो कितनी एक्स्ट्रा देनी है, एक्स्ट्रा स्पीड बता दो भाई, कितनी, दिस माइनस दिस, सो इट विल बी √2gr माइनस रूट, ये तो पहले से थी, ये नहीं दी, तो √gr इंटू √2 माइनस 1, सो दिस इज योर आंसर। ओके, क्लियर। चलो भाई आगे चलते हैं। 4 पार्टिकल्स, 4 पार्टिकल हैं भाई, वो एक सर्कल में घूम रहे हैं। हमने मान लिया कि भाई 4 पार्टिकल हैं, वो एक सर्कल में घूम रहे हैं, एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, चारों एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट हैं। तो मान लिया मैंने कि भाई एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल इसके सामने, एक पार्टिकल इसके सामने ये रहा, और एक पार्टिकल इसके सामने, ठीक है। ये 4 पार्टिकल भाई मिलके घूम रहे हैं, सारे के मास कितना है, m, और सारे इक्विडिस्टेंट हैं। ये डिस्टेंस मतलब सिमेट्रिक फिगर है पूरा, आप ऐसे मान लो सिंपल। और ये व्हाइट कलर से बना हुआ है, ये इनका क्या है, सर्कुलर पाथ, सारे के सारे ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, पूरा का पूरा वो घूमता रहेगा, ठीक। अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, उनके बीच में सिर्फ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा है और कुछ भी नहीं लग रहा। द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, अब भाई ईच पार्टिकल की स्पीड बतानी है, तो सिमेट्रिक फिगर है, किसी एक की बता दो वही सबकी होगी। तो क्या करते हैं, किसी एक पार्टिकल को ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं हम, इसके बारे में स्टडी करते हैं। इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये फोर्स कितनी होगी। अच्छा एक चीज और देखो, सिमेट्री से जितना ये लगाएगा उतना ही ये लगाएगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस ये है और इसका डिस्टेंस भी सेम है। इसका डिस्टेंस तीसरे वाले का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा, तो इसकी फोर्स और इसकी फोर्स क्या होगी, बराबर। तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, F लिख देता हूं, और नीचे वाले को भी क्या लिख देता हूं, F लिख देता हूं, समझ आ गया होगा। और इसकी फोर्स को क्या लिखता हूं मैं, अलग लिखता हूं, F' लिखता हूं, समझ आ गया होगा भाई कैसे। अब सिचुएशन देखो, इसमें हमें डिस्टेंस दे रखा है, लेकिन डिस्टेंस के बारे में उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि कितना होगा, तो हमें मानना पड़ेगा डिस्टेंस। तो लेट सपोज आपने ये डिस्टेंस मान लिया r। अब अगर ये डिस्टेंस r मान लिया, सेंटर के अबाउट ये घूम रहा है, ये डिस्टेंस r माना, तो सिमेट्री से ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, r, ये r, ये r, पाइथागोरस लगाओगे तो ये कितने हो जाएंगे, r√2, ये r√2 हो गया। अब F फोर्स की वैल्यू बताओ, F फोर्स ये लग रहा है, ये वाला पार्टिकल इस पे लगा रहा है, तो कितनी होगी भाई F फोर्स, F विल बी इक्वल्स व्हाट, G m1 m2 यानी Gm² अपॉन √2 R का क्या, होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, F की। F' की वैल्यू बताओ, F' इस पे लग रही है, लगा कौन रहा है, ये लगा रहा है, तो कितनी, G m1 m2 अपॉन, अगर ये R है तो ये R प्लस R कितना हो गया, R प्लस R 2R, ये भी R, तो यानी ये 2R का क्या, होल स्क्वायर, ठीक। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, एक फोर्स F है, एक F है और एक F' है। इन दोनों F को अगर हम जोड़ देते हैं तो इनका रिजल्टेंट कहां आएगा, F' की तरफ आ जाएगा। दो इक्वल परपेंडिकुलर फोर्सेस को अगर जोड़ा जाता है तो कितनी आती हैं वो, F√2, जो भी फोर्सेस होती हैं वो F√2 आ जाएंगी। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी भाई,
नेट फोर्स विल बी, जो एफ आपकी आई है इसमें √2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये और ये जुड़ जाएंगी, ठीक है, प्लस और कौन आएगा, एफ डैश। अब नेट फोर्स किधर की तरफ आ जाएगी, नेट फोर्स देखो किधर की तरफ आएगी, इसकी तरफ। ये नेट फोर्स अगर इधर की तरफ आएगी तो ये नेट फोर्स काम किसका करेगी, इस बॉडी के सेंटर की तरफ लग रही है, सर्कल के सेंटर की तरफ, तो ये नेट फोर्स इस बॉडी के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई। तो एफ नेट इतनी आई, तो एफ नेट किसके बराबर, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, तो मैं इसको एफ सी लिख लेता हूं। एफ सी लिखा तो एफ नेट यहां से वैल्यू डाली, जी एम स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू डाली, यहां पे कितना आ गया, 2 इंटू आर स्क्वायर इंटू कितना √2 प्लस एफ डैश यहां से लिया, जी एम स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर 4r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज एफ, सेंट्रीपिटल इज एफ इक्वल्स एम ए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, v स्क्वायर बाई आर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, सॉरी आर मतलब रेडियस, तो जी एम स्क्वायर ये √2 अपॉन 2 प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। कुछ समझ आ रहा होगा भाई, m से m कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, कितना कितना आ जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लो, m से m कैंसिल आउट हो गया, वहाँ पे बचा v स्क्वायर अपॉन एक r यहाँ पे बचा, m से m गया, r से r कैंसिल आउट हो गया, तो g आपने कॉमन ले लिया और क्या कॉमन ले लिया r, नीचे कितना एलसीएम आएगा 2 और 4, ऊपर कितना है √2, मैं इसको ऊपर से √2 हटा के इसको 2√2 लिख दूं, भाई 2√2 लिख दिया, उसको √2 हटा दिया ऊपर से, तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा 2√2 में किसका मल्टीप्लाई किया आपने, या फिर चलो उसी को रहने दो, ये जो है इसको ही रहने दो, आपको बस अब सॉल्व करना है। ये हमारे पास कितना आया था, जी एम बाई √2 और नीचे कितना था हमारे पास, ये था। आप जैसे मर्जी इसको सॉल्व कर लेना, वो आपको बस सॉल्व ही करना है। तो जी एम स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ एलसीएम ले लो भाई, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 पहले से है, तो कितना आ जाएगा 2√2 प्लस 1, ये आ गया आपके पास। अब मैं इसका अंडर रूट कर दूंगा तो v कितना आ जाएगा, अंडर रूट होगा पूरे का, अंडर रूट 4 होगा तो ये कितना आ जाएगा हाफ, और ये सारे किसके अंदर चले जाएंगे, इसके अंदर। अच्छा, एक r और बचा हुआ है हमारे पास r, तो मैंने क्या लिख दिया नीचे, जी एम बाई आर इंटू ये 4 स्क्वायर अंडर रूट होके बाहर चला गया, तो ये कितना बचा 2√2 प्लस 1, सो 1 प्लस 2√2 प्लस 1, यानी दिस D1 इज योर आंसर। ठीक, हाँ एक है, हमने डिस्टेंस को स्मॉल r लिया हुआ है, उन्होंने कैपिटल R लिया हुआ है। क्लियर, चलो ठीक है, चलो आगे वाले क्वेश्चन पे चलो। What is the minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of a planet of mass m and radius r in a circular orbit at an altitude of 2r? देखो भाई, क्वेश्चन समझो पहले। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट जिसका मास m है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r। अर्थ से ही मान लेते हैं, ये हमारा प्लैनेट है, अर्थ है, इसका मास m दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है r। यहां से हमें एक सैटेलाइट लॉन्च करनी है, सैटेलाइट लॉन्च करके सैटेलाइट घुमानी होती है। ठीक है, सैटेलाइट को हमें क्या करना है, घुमाना है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r। कितनी हाइट पे घुमाना है भाई, एल्टीट्यूड फ्रॉम द सरफेस। पहले कितने रेडियस पे थी सैटेलाइट, अर्थ के सरफेस से भेज रहे हैं तो कितना रेडियस था r, अब कितने ऊपर उसे भेजना है, h इक्वल्स 2r, इतने ऊपर उसे भेजना है। तो इन्होंने पूछा क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, कि हम इसको कितनी एनर्जी दें। देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं, ये हमारी इनिशियल सिचुएशन है और ये हमारी कौन सी सिचुएशन है, फाइनल। इनिशियल और फाइनल में हम एनर्जी को क्या कर देते हैं, कंजर्व। एनर्जी कंजर्व क्यों हो सकती है, क्योंकि ये कुछ नहीं दे रखा उन्होंने कि फ्रिक्शन लग रहा है। जब जब फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल से फाइनल कंजर्व करते हैं तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अच्छा, मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल या मैं
फाइनल एनर्जी को टोटल एनर्जी में भी लिख सकता हूं भाई, टोटल एनर्जी। तो मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमें निकालनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो हमें निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये मास कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पर, तो क्या डिस्टेंस कितना है सेंटर से, आर, तो माइनस जी एम एम अपॉन कितना, आर। ठीक है भाई। अच्छा, अब इधर जब मुझे फाइनल एनर्जी लिखनी है, या तो आप काइनेटिक अलग लिखो, पोटेंशियल अलग लिखो, उनको जोड़ो, या फिर डायरेक्ट लिख दो भाई। ठीक है, तो डायरेक्ट जब आप एनर्जी लिखोगे तो कितनी आ जाएगी, वैसे काइनेटिक और पोटेंशियल का आपको फॉर्मूला पता होगा, V इक्वल्स कितनी आती है, रूट जी एम बाई आर, तो हाफ एम वी स्क्वायर आपको पता होगा कितना आ जाएगा, एम जी एम एम अपॉन कितना, 2r। ठीक है, तो कितनी आ जाती है, जी एम एम अपॉन 2r। तो ये आ जाती है कौन सी एनर्जी, काइनेटिक। पोटेंशियल कितनी आती है, याद होगी भाई, माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो टोटल कितनी आ जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी टोटल आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे हमें आर कितना हो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिख दो, जी एम एम अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस 2r, तो कितना हो गया, 3r। ठीक है, रेडियस होगी ना उसकी, माइनस जी एम एम अपॉन, अगेन सॉरी यहां हाफ और लगेगा आपका, और यहां पे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है ना, तो हाफ एम जी, आर की जगह कितना आ गया, 3r, और यहां पे कितना आएगा आपका, केवल 3r। अब इसे आप सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं करना, ये एनर्जी आपको क्या करनी है, निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। इसको पूरे को सॉल्व कर लो भाई, ये कितना कितना आएगा। ठीक है, तो इसको उधर ले जाना और इसको आप सॉल्व कर लेना, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेना। ठीक, चलो भाई, द चेंज इन वैल्यू ऑफ जी, ये वाला क्वेश्चन देखो। द चेंज इन वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट h above the surface of the earth is same as the depth d below the surface of the earth। भाई अर्थ का सरफेस है, ये आपने कैलकुलेट किया होगा वेरिएशन ऑफ जी। कैसे होता है वेरिएशन ऑफ जी, अर्थ के सरफेस से जब हम ऊपर जाते हैं h हाइट, तो इसको बोलते हैं जी एच। तो ये कितना निकल के आता है, जी 1 माइनस 2h बाई आर। याद रखना ये तभी निकल के आता है जब h की वैल्यू r से बहुत कम होती है, वरना ये निकल के नहीं आता, वरना हमें जनरल फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है, और जब हम नीचे जाते हैं डी डेप्थ, तो यहां पे निकल के आता है जी डी। जी डी कितना निकल के आता है, जी 1 माइनस डी बाई आर, इतना आता है। इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं होता, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। ठीक है, एच की वैल्यू कुछ भी, डी की वैल्यू कुछ भी हो, ये तभी एप्लीकेबल होता है जब एच की वैल्यू आर से बहुत कम होगी। तो अब हमें क्या बोला, उन्होंने बोला हुआ है द चेंज इन वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट डेट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सेम एज द डेप्थ डी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। जी की वैल्यू में सेम चेंज हुआ है, यानी जी हाइट हम ऊपर गए, एच हाइट ऊपर गए तो जो हमें जी मिला, और डी डेप्थ नीचे गए तो जो हमें जी मिला, दोनों की वैल्यू क्या है, हमारी सेम है। तो आपको बताना है व्हेन बोथ डी एंड एच आर मच स्मॉलर। देखो कंडीशन उन्होंने दे रखी है, बोथ डी एंड एच आर मच स्मॉलर देन द रेडियस। डी और एच की वैल्यू आर से बहुत कम है, यानी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा, और ये तो हमेशा एप्लीकेबल होता ही है। अब देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन देखो, डी और एच में रिलेशन पूछा हुआ है, तो हम दोनों की वैल्यू को क्या कर देंगे, इक्वल, क्योंकि दोनों की वजह से जी, दोनों की वेरिएशन की वजह से जी कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। तो भाई जी एच को किसके इक्वल कर दो, जी डी के। तो जी एच इज जी 1 माइनस 2h बाई आर, जी 1 माइनस डी बाई आर। कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, 1 1 कैंसिल आउट, 2h बाई आर किसके बराबर हो गया, d बाई आर के। सो व्हाट डू यू गेट, d कम्स आउट टू बी 2h। ये आ गया आपका। ठीक है, मेन चीज ये याद रखने की होती है, ये वाला बस, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब h की वैल्यू r से बहुत कम होगी। अगर नहीं होगी, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही होगी, तो gh का जनरल फॉर्मूला लगता है भाई gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, ये लगता है फॉर्मूला, अगर ये फॉलो नहीं हो रहा होता। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि h की वैल्यू r से बहुत कम है, तो हमने वो फॉर्मूला यूज कर लिया। टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास,
दो स्फेरिकल बॉडीज है भाई, एक का मास m है, एक का मास 5m है, रेडियस भी दे रखे हैं उनके r और 2r, ठीक है। तो रेस्पेक्टिवली आर रिलीज इन फ्री स्पेस विद इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स टू बी 12r। इसका थोड़ा फिगर बना लेते हैं। एक बॉडी ये है, एक बॉडी थोड़ी बड़ी है, एक बॉडी ऐसे है, एक बॉडी ये है। एक का रेडियस कितना है r, एक का रेडियस कितना है भाई 2r। एक का मास कितना है m और एक का मास कितना है 5m, ठीक। इनिशियल सेपरेशन इनके सेंटर के बीच में कितना है भाई, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन कितना है 12r। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी बिफोर कोलिजन, भाई एक बॉडी यहाँ है, एक बॉडी यहाँ है, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों आएंगे पास और कोलाइड कर जाएंगे। तो अब हमें बताना है कि छोटे वाले मास कितना डिस्टेंस कवर करेगा कोलिजन से पहले। अब इसमें देखो रादर देन ग्रेविटेशन, ये क्वेश्चन आपका सेंटर ऑफ मास का है। कैसे सेंटर ऑफ मास का है, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, बोथ आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो। सेंटर ऑफ मास दोनों का कहां होगा, कहीं पर होगा भाई, यहां पे कहीं पर इसके पास होगा बेसिकली, ये सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास दोनों का इनिशियली रेस्ट पर है, दोनों बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है, तो सिस्टम पे नेट फोर्स कितनी हो गई, जीरो। किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है और नेट फोर्स उस पे जीरो है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास मोशन नहीं करेगा, वहीं पर रहेगा, ठीक है। तो यानी कुछ भी हो जाए सेंटर ऑफ मास यहीं पर रहेगा। ये बॉडी कहां पहुंच जाएगी आपकी, ये बॉडी पहुंच जाएगी आगे, और ये बॉडी कहां पहुंच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी, लेकिन सेंटर ऑफ मास वहीं पर रहेगा। सेंटर ऑफ मास अभी भी कहां पर है भाई, उसी के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन होगी, जैसे भी होगा वहीं पर रहेगा, जैसे भी ये पहुंच जाए। अब हम देखते हैं कि भाई कहां क्या होना है। एक चीज और देख लो ध्यान से, इनके सेंटर का डिस्टेंस कितना है 12r, तो इनके खुद के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये r, ये 2r, ये 12r है, लेकिन r और 2r हटा दो तो कितना बचा 9r। इनके बीच का सेपरेशन कितना है 9r, ठीक। अब क्या करते हैं हम, सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं हो रहा, यानी जितना इसका कंट्रीब्यूशन है सेंटर ऑफ मास में, उतना ही इसका कंट्रीब्यूशन है सेंटर ऑफ मास में। तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा, जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं हो रहा, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं m1x1 इक्वल्स m2x2, एक का कंट्रीब्यूशन दूसरे का कंट्रीब्यूशन। इसका हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है। मान लो ये कितना चल के गया x डिस्टेंस, ये वाला कितना चल के जाएगा, छोटा वाला x डिस्टेंस चल के जाएगा वहां तक, तो x डिस्टेंस चल के जाएगा, तो यानी इसका मास कितना है m इंटू x, तो वो कितना चल के आएगा, उसका मास कितना है 5m। अब ध्यान से देखो, दोनों के बीच में गैप है 9r का, एक अगर x चलेगा तो दूसरे को कितना चलना पड़ेगा 9r माइनस x, भाई जितना उसने चला बचा हुआ उसको चलना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 9r माइनस x, m से क्या हो गया m, x कितना हो गया 9r, सॉरी 5 भी तो है यहां पर, 45r माइनस 5x, तो 6x इक्वल्स 45, तो x इक्वल्स 45 बाई 6, 42 3 56 30, 6.5 r, तो it will be 7.5 r, so your answer will be this 7.5 r, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, जितना एक का कंट्रीब्यूशन दूसरे का कंट्रीब्यूशन, सेंटर ऑफ मास कहां पर रहेगा, रेस्ट पर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g विद डिस्टेंस d। इस टाइप के फिगर आपने काफी बार देखे होंगे, ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटेशन में देखे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखे होंगे, तो ये याद रखना, बहुत कॉमन फिगर होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इन पे। भाई वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g विद डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का सेंटर है ये, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि g की वैल्यू कैसे बढ़ती है। जब हम अर्थ से सेंटर्स पे होते हैं, जस्ट सेंटर पे कितनी हो जाती है 0, सेंटर से थोड़ा दूर जाते हैं तो मैं जनरल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं gm r अपॉन r क्यूब, ये होती है। तो ध्यान से देखो g किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, स्मॉल r के, यानी जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा r की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और जब हम इसके बाहर चले जाते हैं, बाहर चले गए, तो g की वैल्यू कितनी हो जाती है gm अपॉन r स्क्वायर। अब g कैसा प्रोपोर्शनल हो गया 1 बाई r स्क्वायर, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया।
पहले लीनियर ग्राफ बनेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, उसके बाद कैसा ग्राफ बनेगा, इनवर्स ग्राफ। तो आप खुद बना के देख लो, ऑप्शन मत चेक करो, खुद देख लो भाई। जी और ये आर कैसे भाई, ध्यान से देखो, पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहां पे पहुंच गए, फिर क्या बनेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन ऐसे बनेगा। सो योर आंसर विल बी कौन सा होगा, बी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपने किया होगा, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है, उसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, वो भी यही आता है। यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। The kinetic energy needed to project a body of mass m from the earth surface to infinity। भाई एक बॉडी है अर्थ के सरफेस पे रखी हुई है, उसको हमें प्रोजेक्ट करना है, कहां पर भेजना है, इन्फिनिटी पर। तो भेज देते हैं भाई, यहां पर रखी हुई है तो इसे इन्फिनिटी पर भेजना है। मेन दूसरे सेंस में बोलो तो इसे कौन सी वेलोसिटी देनी है, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप दोगे तो खुद एस्केप होके कहां पहुंच जाएगी, इन्फिनिटी पर। यानी हम इसको कितनी, उन्होंने बेसिकली आपसे ये पूछ रखा है कि भाई कितनी एनर्जी दो ताकि ये क्या हो जाए, एस्केप हो जाए। तो कितनी वेलोसिटी दे दो भाई इसको, एस्केप वेलोसिटी जितनी दे दो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी कितनी देनी चाहिए आपको, हाफ एम वी स्क्वायर, और वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी आपको, वी ई के बराबर। ये तो क्लियर होता है भाई। और वी ई कितना होता है, √2gr का स्क्वायर। तो कितना हो गया, ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आंसर है, mg r। सो योर आंसर विल बी सी। ओके, एस्केप कराना है तो कितनी स्पीड दोगे, एस्केप स्पीड दोगे, एस्केप स्पीड दे दी। अब एनर्जी कितनी होगी उसके करस्पॉन्डिंग, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ये सॉल्व होके आ गया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, PYQs के साथ। ओके ओके देन बाय।